हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टेट एस्टेट पीआरटी 2019 वाले पेपर को। ओके, तो ये सीरीज़ हमारी एस्टेट प्रीवियस ईयर वाली चली रही है, तो इसके अंदर आज की वीडियो हमारी ऐड हो जाएगी जो कि रहेगी एस्टेट पीआरटी 2019। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एस्टेट का जो 2019 का पेपर था उसके पोर्शन जो हैं हरियाणा जीके और रीजनिंग एंड मैथ्स वाला जो 10 मार्क्स वाला पोर्शन है ये हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक स्क्रीन ठीक से विजिबल होगी। एक बार पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो सभी क्लियर है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस को, मैथ्स के क्वेश्चंस को एंड फिर हरियाणा जीके के क्वेश्चंस को। ओके, तो ये पेपर है हमारा एस्टेट पीआरटी 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसके बाद हम 2019 के टीजीटी और पीजीटी को भी कवर करेंगे, तो सभी प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। उसके बाद पीआरटी जो है 2019 के बाद हम 2020 और 2021 वाला भी कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली आपको मिल जाए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। और 61 में हमारे पास है कंप्लीट द गिवन सीरीज बाय दियर पैटर्न। श्रृंखला को उसके क्रम के आधार पर हमें पूरा करना है। सबसे पहले देखो क्या दिया गया है, 20, उसके बाद है 21, फिर है 25, 34 एंड 50। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने का गैप है, 1 का। इन दोनों में गैप देखो 4 का है, उसके बाद 9 का डिफरेंस है, इनमें 16 का डिफरेंस है। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि ये सारे आपको एक क्या मतलब किस तरह से एक सीरीज चल रही है। ये हमारा बन रहा है 1 का स्क्वायर, ये बन रहा है हमारा 2 का स्क्वायर, ये बन रहा है 3 का स्क्वायर और ये बन रहा है 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। और ये सब में क्या हो रहा है, इतनी इतनी वैल्यू क्या हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू में इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो ये 5 का स्क्वायर 25 भी क्या होगा, 50 के अंदर इंक्रीज होगा। तो 50 और 25 हमारा क्या आ जाएगा, 75। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 62। थोड़ा सा अब क्लियर होगा ना स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसमें दिया गया हमें ए मैन बोरोज ₹8,000 एट द रेट ऑफ। अगर आपको गाइज ये सेट देखना हो तो 29 का ये सेट ए है पेपर का। ठीक है, तो देखो ए मैन, अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये है, डायरेक्ट आप गूगल पर लिखोगे हरियाणा ओल्ड क्वेश्चन पेपर, तो जो वेबसाइट है हमारी हरियाणा एग्जाम की उसके ऊपर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा ये। ओके, तो सबसे पहले इसमें बोला गया है कि ए मैन बोरो ₹8,000 एट द रेट ऑफ 15%। रेट दे रखे हमें 15%। अमाउंट कितना है, ₹8,000 बोरो किए उसने, 3 साल के लिए बोरो किए हैं। तो उसने पूछा है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो आप क्या करोगे, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया 80, 15 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 45, तो 45 की मल्टीप्लाई जब आप 80 से करोगे, फिर 45 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 360 आएगा। एक जीरो और लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, 3600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है हमें, 19683। स्टेटमेंट क्लियर दिख रही है यहाँ, ठीक है। इसका हमें क्यूब रूट बताना है किसके इक्वल है। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की हम जगह मान लेते हैं x है, x इंटू 3। अब इसका हमें क्यूब रूट चेक करना है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं इस तरीके से। 19683 है, 3 की टेबल पर देखते हैं, तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 3 6 जो 15, 15 यहाँ से आ गया, सॉरी 3 6 जो 18, 18 आ गया, फिर यहाँ बचा 16, फिर 3 5 3 5 15 जाएगा, फिर से 3 6 18 जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 3 एकम 3। फिर से करोगे तो आपके पास आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सते 21। फिर से 3 पे 3 सते 21, फिर 3 एकम 3, 3 27। इस तरह से आप करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ सॉरी यहाँ पर आएगा, देखो 3 सते 21, 3 दूनी 6, फिर हो गया 3 सते 21 गया पहले, रुक जाओ, यहाँ पर 8 था ना। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना गाइज, बिल्कुल इजी है। मैं थोड़ा स्पीड में चल रही हूँ तो गड़बड़ कर दी, ज़्यादा स्पीड ले ली। तो इसको हम देखेंगे तो आएगा 3 8 जा 20,
4 3 1 जा 3, फिर उसके बाद करोगे तो ये कितने पे जाएगा 27 पर, फिर ये जाएगा 9 पर, और फिर से ये। तो अब हमें क्या करना है, क्यूब रूट में है तो 3 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। ये हो गया 3 3 और 3, इट मीन्स ये पर ये वैल्यू हमारी इसका क्यूब रूट किस में ओपन हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, विच इज इक्वल टू क्या है x इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 9, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 9। 9 क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। ओके क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, यानी कि एक आयत है, आयत की जो हमें लेंथ दे रखी है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि जो लंबाई है लेंथ है वो 3 गुना है उसकी ब्रेथ की, यानी कि लंबाई जो है 3 गुना है उसकी चौड़ाई की। और उसका एरिया हमें दे रखा है 147, एरिया क्षेत्रफल हमें दे रखा है 147 मीटर स्क्वायर, और हमें निकालना क्या है पेरीमीटर। अब आपको पता है ये जो हमारी एक शेप होगी आयत की या रेक्टेंगल की, ठीक है, इसके अंदर आपको पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमें दे रखी है कि जो लेंथ है, मैंने मान लिया कि लेंथ जो है 3 गुना है उसकी चौड़ाई का, ठीक है, ब्रेथ का 3 गुना। तो हमने ब्रेथ मान ली, यानी कि बी की जो वैल्यू है चौड़ाई की जो वैल्यू है एक्स होगी, और लेंथ क्या है उसका 3 गुना, तो क्या होगी 3x होगी। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे जब आप 3x की मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना हो गया 147 दे रखा है आपको एरिया। तो यहाँ से वैल्यू आ गया आपके पास 3x स्क्वायर 147, तो इसको कैंसिल करोगे हो गया 3 चौक 12 3 निम 27। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 49 है तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, तो यानी कि आपकी ब्रेथ कितनी होगी 7 और लेंथ कितनी होगी 21, 3 गुना है उसका। हमें निकालना क्या है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है आपको, रेक्टेंगल का कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, लेंथ 21 है, ब्रेथ 7 है, तो 2 गुना 28 करोगे कितना आ जाएगा 56। 56 ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है, 56 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। ओके फटाफट से मूव करिए क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 में क्या दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से 3 जो है सेम है, लेकिन एक जो इनमें से डिफरेंट है, तो वो कौन सा है जो इन 3 का जो एक समूह बनता है उसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है। इसमें भी इंग्लिश में भी यही है कि 3 जो है इनमें से 4 में से अलाइक कौन सा है, 3 तो लाइकली हैं, इकट्ठे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक 4th जो है डिफरेंट है, चौथा जो है डिफरेंट है, वो कौन सा है हमें जो कि इस ग्रुप के साथ बिलोंग नहीं करता, ये बताना है हमें। ऑप्शन है सितार है, गिटार है और वॉयलिन है, फ्लूट है। अब सितार, गिटार और वॉयलिन ये आपको पता है हाथ से बजाए जाते हैं, और फ्लूट जो है सांस के द्वारा, सांस से, यानी कि फ्लूट जो है मुंह से सांस से बजाया जाता है। तो 4th क्या हो गया बाउंसरी, इन तीनों से डिफरेंट हो गया, तो 4th आपका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें बोला गया है कोकोनट इज रिलेटेड टू शील्ड इन द सेम वे लेटर इज रिलेटेड टू। अब जैसे कि नारियल का संबंध कवच है, कवच से है, ये हो गया हमारा एक नारियल है, नारियल के ऊपर मान लो कवच होता है, ठीक है। इसी तरह से पूछे लेटर, लेटर किससे रिलेटेड होगा, पेन से, एनवेलप से, राइटिंग से या पोस्टमैन से। अब लेटर का संबंध देखो, नारियल कवच से ढका होता है, तो लेटर किससे ढका होता है एनवेलप से, तो एनवेलप हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पर। गाइज अगर कहीं भी डाउट आता है ना आपको इस सीरीज में जो हम कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर कर लेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 67 में है अमित स्कोर्स 175 मार्क्स इन ए टेस्ट एंड फेल्ड बाय 35 मार्क्स। 175 नंबर तो उसने लिए, लेकिन वो 35 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे, पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे 175 प्लस 35। अब उसने बोला है कि इफ द पासिंग परसेंटेज ऑफ द टेस्ट इज 35%, यानी कि परीक्षा में जो पास होने के लिए परसेंटेज चाहिए वो 35% है, और हमने यहाँ से नंबर भी निकाल लिए हैं। 175 प्लस 35 कितना हो गया 210। अब ये पासिंग मार्क्स हमारे पास हैं और पासिंग परसेंटेज इन्होंने कही है कितनी है 35%। इसका मतलब 35% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 210। उसके बाद बोला है व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 35% इतना तो 1% कितना हो जाएगा 210 बाय 35, और 100% टोटल वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो वो कितनी हो जाएगी 210 बटे 35 गुना में 100 हो जाएगी। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये इसको आप काट सकते हो किसकी टेबल पे, 7 3 जा 7 3 21 7 5 35, और यहाँ से कट करोगे 5 दूनी 10 0 1 0 ये भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 मल्टीप्लाई 20 करोगे तो क्या आएगा 600। क्लियर है। थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट भी कवर करने हैं सारे पेपर।
तो आप स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, जिसको स्लो लग रहा है वो फास्ट करके देख सकते हो। ओके, तो चलिए मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्लियर। 68 में देखो क्या बोला गया है, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी। एक ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर जो बोला गया है कि 7 लोग हिंदी पढ़ते हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। अब 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ठीक है। अब इसने पूछे कि ऐसे कितने लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, बोथ। तो इसका मतलब हमें निकालना है, टोटल दे रखे हैं कि 15 लोग हैं। अब इसमें से कितने लोग हैं जो कि सिर्फ दोनों हिंदी भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं। इसका मतलब हमें 15 टोटल दे रखे है। ओके, इसका मतलब हमें दे रखी है कि 15, अगर हम इसकी यूनियन निकालें, नंबर ऑफ एच यूनियन ई, अगर हम यूनियन निकाल के चलें कि देखो टोटल तो 15 थे, 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, तो यहाँ से हमारे पास यूनियन की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब हमें निकालना क्या है, यूनियन की वैल्यू 12 आ गई। अब हमें निकालनी है इंटरसेक्शन की, जो दोनों पढ़ते हैं। अब आपको यूनियन का एक फॉर्मूला याद रखना होगा, इसको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, यूनियन का क्या होता है, नंबर ऑफ हिंदी पढ़ने वाले, नंबर ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन की। तो यहाँ पर देखो यूनियन की वैल्यू आपको पुट करनी है, आपके पास कितनी है, 12 है। अब नंबर ऑफ एच, हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, 7 है। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 8 है। इसमें से आपको निकालना क्या है, एच इंटरसेक्शन ई, जो कि दोनों पढ़ते हैं। तो इसको अगर हम इस साइड ले आए तो ये प्लस का हो गया, और 7 और 8 15, और इसमें से 12 इधर ले आओगे माइनस का हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई, जो कि दोनों लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। क्लियर है, बिल्कुल इजी था। देखो टोटल 15 थे, 15 में से आपको पता है 3 कुछ भी नहीं पढ़ते, तो यूनियन आपके पास यूनियन क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, इंटरसेक्शन, जो दोनों पढ़ते हैं। तो यूनियन की वैल्यू 12 थी, हिंदी पढ़ने वालों की 7 थी, इंग्लिश पढ़ने वालों की 8 थी। जो दोनों पढ़ते हैं हमने निकालने हैं। इसको हम लेके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का हो गया, और इसको ले आए राइट हैंड साइड पे। तो 15 में से 12 गया 3, तो 3 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 69। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कह रही है, ठीक है। तो वो पुरुष हमने बना लिया इस तरह से, ठीक है, कि ये हो गया वो मैन। अब ये जो मैन है, वो वुमेन क्या कहती है कि हिज मदर इज द ओनली डॉटर। हिज मदर यानी कि इस आदमी की मदर, इससे ऊपर वाले स्टेज पे होगी ना उसकी मदर, ये उसकी क्या होगी, मदर। ठीक है, ये उसकी क्या होगी, आदमी की मदर। इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये जो है ये एक लौती बेटी है मेरी माँ की, मेरी माँ। तो इसका मतलब वो खुद होगी, ये वो खुद यहाँ पर होगी ना, वो जो बोल रही है वो वुमेन। ठीक है, ये वो कह रही है कि इस आदमी की जो मदर है वो मेरी मदर की इकलौती बेटी है। इसका मतलब वो वुमेन क्या होगी, खुद होगी। तब उसने पूछा है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। अब ये जो वुमेन है इस मैन से कैसे रिलेटेड है, अब मैन से ऊपर वाली उस पर है, इससे बनाया हमने, तो ये क्या होगी, मदर होगी उसकी। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको गाइस ये समझ नहीं आया तो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है, ब्लड रिलेशन के टॉपिक की पूरी वीडियो चैनल पर है, अच्छे से करवाया हुआ है। आप उसमें देख सकते हैं कि इसको हमने इस तरह से क्यों डिनोट किया, इसको नेक्स्ट स्टेज पर क्यों लिया। अगर जिसको बिल्कुल नहीं आता टॉपिक, जिसको आता है वो समझ गए होगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया गया है 70 में बोला गया है, अगर इफ ईस्ट डायरेक्शन चेंजेस दियर पोजीशन टू नॉर्थ वेस्ट। साथ साथ बनाते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले 4 डायरेक्शंस ले लेते हैं, योगी ईस्ट, योगी वेस्ट, योगी नॉर्थ, योगी साउथ। इसने बोला है कि ईस्ट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज करके ले लिया नॉर्थ वेस्ट, कहाँ पर पहुंचा दिया, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया। और वेस्ट डायरेक्शन चेंजेस टू साउथ ईस्ट, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये वाला इसने भी क्या किया, इसको छोड़ के साउथ ईस्ट पर यहाँ पर बना लिया। अब सेम इसी मैनर में इन्होंने पूछे कि नॉर्थ कैसे चेंज होगा। नॉर्थ भी क्या करेगा, अपने वाला ये नेक्स्ट छोड़ के यहाँ पर
यहाँ पर आ जाएगा जिस तरह से बाकी चेंज हुए। तो ये यहाँ आ गया, इसका मतलब किस में आ गया, वेस्ट और साउथ में। वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, क्लियर है। जितना 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 इसमें घुमाया था इतना इसके अंदर हमने घुमा दिया और आपके यहाँ आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कहा गया है, इफ द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाए और डिनोमिनेटर यानी कि हर में 350% इंक्रीज कर दिया जाए, तो वो फ्रैक्शन यानी कि वो भिन्न 5/12 हो जाता है, 5/12 हो जाता है। तो हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालनी है। तो अगर हम मान लें कि न्यूमिनेटर हमारा x है और यानी कि जो अंश है x है और हर डिनोमिनेटर हमारा वो कितना है, y है, तो x के अंदर कितना इंक्रीज हो रहा है, 200%। x के अंदर इंक्रीज हो रहा है कितना, x का 200% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई कट के, कितनी आ गई, x + 2x कितना आ गया, 3x। और उसी तरह से डिनोमिनेटर में हर में 350% का इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, x का y का ही 350% इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गया 5 तो 35, 5 दूनी 10, y + 7/2y, तो एलसीएम लोगे कितना आ गया, 2y + 7y कितना आ गया, 9/2y। ठीक है, तो जो न्यू फ्रैक्शन है वो 5/12 बन जाता है। यहाँ से हमारी न्यू फ्रैक्शन क्या होगी, x/y की वैल्यू न्यू क्या होगी, 3x। ये होगी हमारी 3x डिवाइडेड बाय 9/2y। ठीक है, ये हमें किसके इक्वल दे रखे हैं, 5/12 के। तो अगर हम इस 2 को ऊपर ले जाएं, 3 × 2/9, इधर x है और इंटू में इधर क्या है, y है, ये हमारा 5/12 है। अब इसको कट करो जो कट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3 × 3 = 9, 3 × 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया, 2x/y = 5/4। स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है ना ये। ठीक है, 2x/y हमारा आ गया 5/4, तो x/y क्या हो जाएगा, 5/4 और 2 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/8। ठीक है, तो 5/8 हमारी क्या आ गई, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर 5/8 ऑप्शन नंबर किस में है, सेकंड में। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए फटाफट से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 में देखो क्या कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ये आपको एक सीरीज दे रखी है, इसको आपको पूरा करना है। नेक्स्ट क्या बनेगा, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं कि हमारा जो वैल्यू हम पुट कर दें कि डी कौन से नंबर पर होता है, 4 पर, जी होता है 7 पर। इजी करने के लिए इसको इस तरह से आप कर सकते हैं, ये 8 पर होता है, ये 11 पर होता है, उसके बाद 12 पर होता है। काफ़ी मेथड्स होते हैं करने के गाइज, अगर आपको डायरेक्ट माइंड में आ रहा है फटाफट से आप कर सकते हो। तो इसमें आपने क्या देखा, 7 के बाद 8 आ रहा है, इसके बाद लास्ट वाले के बाद अगला आ रहा है 11 के बाद 12, फिर 15 के बाद 16, तो इसके बाद इसी तरह से 19 के बाद नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 20 पर क्या होता है, T20 होता है, T आ गया। उसके बाद आपने देखा इनके बीच में गैप क्या है, 3 का, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। ओके, तो यहाँ से भी 3 का गैप करोगे तो 20 के बाद 23, और 23 पर क्या होता है, W, तो TW आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है इतना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्लियर है ना, स्क्रीन पर विजिबल था ना ये क्वेश्चन 72। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। 73 में देखो क्या कहा गया है, एक कोड लैंग्वेज के अंदर बीट BEAT इसको लिख दिया UBFC, और जो काल्म है CALM को लिख दिया NMBD। जिस तरह से इन दो को लिखे है वही पैटर्न हमें अप्लाई कर देना है SORE में। ठीक है, यही कहा गया है, तो फटाफट से इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी है। देखो अगर हम देखें इसको मैच करें तो B के बाद क्या आता है, C आता है, A के बाद B आता है, E के बाद F आता है और T के बाद U आता है। क्या अब हम देखेंगे कि यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब देखो B के बाद C यानी कि फर्स्ट से हम फोर्थ पर गए थे, C के बाद D। ठीक है, उसके बाद देखो E से हम F पर गए थे यानी कि सेकंड वाले को थर्ड नंबर पर, A के बाद B भी यहाँ थर्ड नंबर पर आ रहा है, सेम मैच हो रहा है पैटर्न। उसके बाद हमने क्या था, ये वाला नंबर जो है, उसके बाद हमने क्या किया था, ये वाला नंबर फर्स्ट वाले नंबर में, M के बाद N आ रहा है और L के बाद अगला क्या होता है, M होता है। ठीक है, सेम पैटर्न बन गए इन दोनों में, इसमें और इसमें। यही सेम पैटर्न अब हम यहाँ अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले से फोर्थ पर, यानी कि S के बाद क्या आता है T,
सेकंड वाले नंबर से थर्ड पर जाएंगे। ओ के बाद क्या आता है, आर आता है। ओ के बाद पी आता है, ठीक है। और इधर से हम ये वाला नंबर इधर रखेंगे, आर के बाद एस आता है, और इधर से यहाँ ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो एफ एस पी टी, अभी देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। मूव करते हैं 74th पर। इसमें बोला गया है कि एक कार कवर से डिस्टेंस, एक जो कार है 690 किलोमीटर की दूरी, यानी कि डिस्टेंस हो गया 690 किलोमीटर, और कितने समय में, 30 घंटे में पूरी करती है। टाइम हो गया हमारे पास 30 आवर्स। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है कार की। अब स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम कर दो, डिस्टेंस बाय टाइम करोगे, इसको कट करो, कितने आ गई, 23 किलोमीटर पर आवर। 23 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ नहीं किया, स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में देखो क्या कहा गया है। सेकेंड, स्क्रीन पर पूरा दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो क्या कहा गया है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ए बी सी डी एंड ई। ये हमें दे रखा है ए बी सी डी और ई, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज दे रखा है हमें 74 दे रखा है। हमें निकालनी है प्रोडक्ट सी और ई की, सी की वैल्यू की और ई की। अब देखो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, अगर आप देखो इसको बेसिक से करोगे, वही लंबा मेथड है कि एक्स है, एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस फिर 4 होगा, एक्स प्लस 6 होगा, एक्स प्लस 8 होगा। 5 नंबर्स की एवरेज ही है, तो टोटल निकालने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे, आता होगा बेसिक मेथड, या क्वेश्चन आप कर लोगे। मैं इसको शॉर्टकट से करा रही हूँ कि एवरेज है 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की, यानी कि बीच में 2 इधर से छोड़े, 2 इधर से, इसकी एवरेज ये वैल्यू में दे रखी है 74। उसके बाद इवन नंबर है तो अगला क्या नंबर होगा 76, उससे अगला क्या होगा 78, पहले वाले निकालना चाहो 72, ये क्या होगा 70। अब उसने बोला सी और ई की प्रोडक्ट हमें निकालनी है। सी कितना है 74 और ई कितना है 78। अब देखो ऑप्शन दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करने बैठोगे टाइम वेस्ट करोगे। 4 अठे कितना होता है 32, 4 8 जो 32, यानी कि लास्ट डिजिट क्या आएगी 2। 2 देखो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ में ही है लास्ट में, तो फटाफट से टिक कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 76 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 76 है, द एवरेज एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 40। एक मैन है और एक क्या है उसका सन है, इनकी एवरेज एज दे रखी है 40। एवरेज अगर 40 है दो जनों की एज का, तो टोटल कितना हो जाएगा, दो जनों की एज का, दो बंदों का टोटल 2 इंटू 40 करोगे कितना हो जाएगा 80 आ गया। अब इसमें बोला गया है कि इनकी एज का रेशियो जो है 11:16 है। 11 मैन और सन की एज का रेशियो 11:5 है। इसको हमने ले लिया 11x, इसको ले लिया हमने 5x है। सन की एज बतानी है, अगर इनका रेशियो इतना, अगर टोटल देखें तो 11 + 5 यानी कि 16x की वैल्यू कितनी है, 16x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80 है। 16x की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है। x ना भी लो तो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80/16, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की 5। सन की एज का कितना है 5x है, तो सन के लिए क्या है 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई 5। 5 इंटू 5 करोगे कितना आ गया 25, तो 25 ईयर्स आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ऐसे करो, एक्स ना लगाना हो तो 16 की वैल्यू 80 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक की वैल्यू 5 है तो 5 की निकालनी, 5 गुना 5 करोगे तो कितनी आ जाएगी 25। क्लियर, चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मैनी टाइम्स बोथ नीडल्स ऑफ ए क्लॉक विल बी ओवरलैपिंग ईच अदर इन ए डे। घड़ी की सुइयां एक दिन में कितनी बार अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन कर मतलब है कितनी बार ओवरलैप, यानी कि ये होगी जैसे कि घंटे वाली सुई, ये वाली होगी हमारी मिनट वाली सुई, इस तरह से ओवरलैप कब करेंगी। तो ऐसा कब होता है गाइज, एक घंटे में करती हैं एक बार ओवरलैप, बट 12 घंटे में ये 11 बार ओवरलैप करती हैं। हमें निकालना है एक दिन में कितनी बार, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। अगर 12 घंटे में 11 बार कर रही है तो 24 घंटे में इसका डबल हो रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो कितना हो गया 22 टाइम्स। अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट है गाइस कि कब कब ये जो है
12 घंटे में एक बार नहीं करती। तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट देखना है तो क्लॉक की पूरा चैप्टर की वीडियो है चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। अभी शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटे में एक बार ओवरलैप कर रही है, तो 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करती है, तो 24 घंटे में भी इसका क्या हो जाएगा, इधर डबल करोगे तो 22 टाइम्स, ओके, 22 बार ओवरलैप करेगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। इसमें बोला गया है इफ ईच लेटर ऑफ द वर्ड फ्रेंड इज अरेंज्ड बाय देयर ऑर्डर इन इंग्लिश अल्फाबेट, हाउ मैनी लेटर्स विल नॉट चेंज देयर पोजीशन। अगर मतलब हम फ्रेंड जो लेटर है इसको उसके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम लगाते हैं तो उसमें से कितने लेटर हैं जो चेंज नहीं होंगे अपनी पोजीशन से। तो देखो FRIEND है। अब आपको इसके अंदर पता है कि क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, फ्रेंड के नंबर्स आपको पता है। अब देखो F कौन सी पोजीशन पर होता है, इसको इजी सॉल्व करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो, F की पोजीशन डाल दो कि F हमारा कौन से नंबर पर होता है, 7 पर। उसके बाद R हमारा 18 पर होता है, I 9 पर होता है, E 5 पर होता है, N 14 पर होता है, D 4 पर होता है। अब इनको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तो देखो D क्या है, 4th पर, सबसे पहले ये आ जाएगा। 4th के बाद अगला हमें क्या है, 5th दे रखा है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर आ गया E। अब उसके बाद हमारे पास 4 5 6 नहीं है, 7 है, ये आ गया यहाँ पर। तीनों की पोजीशन अब तक चेंज हुई है। अब उसके बाद हमें 7 के बाद हमें मिलेगा 14 भी यहाँ आ गया, इधर उठ के नहीं, इसके बाद हमारे पास है 9, 7 के बाद 9, तो 9 हमारा यहाँ आ गया I। उसके बाद आएगा हमारा 9 के बाद 14 फिर 18। अब 14 वाला यहीं का यहीं है, 14 वाला क्या रहा है, यहीं का यहीं, एक नंबर तो मिल गया हमें। उसके बाद हमारे पास आएगा उठ के यहाँ पर R। तो ऐसा हमें कितना, एक ही नंबर मिला है जिसकी पोजीशन यही की, जो एक ही लेटर मिला है जिसकी पोजीशन यही रही है N। तो ऐसा एक ही लेटर मिला है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, बाकी सबकी चेंज हो गई है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कैंटीन रिक्वायर्स 56 किलो राइस फॉर 7 डेज। एक कैंटीन को 7 दिनों के लिए 56 किलो चावल की ज़रूरत है। 7 दिनों के लिए, 7 डेज के लिए कितना राइस चाहिए है, 56 किलोग्राम। अब हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस विल इट रिक्वायर फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई टुगेदर। अप्रैल और मई दोनों मंथ के लिए कितने किलो टोटल राइस आपको, टोटल चावल चाहिए। अब देखो अप्रैल के अंदर बात करें तो कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, और मई के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो टोटल दिन कितने हो गए, 61 डेज के लिए हमें कितना चावल चाहिए। 7 दिन के लिए अगर 56 किलो चाहिए तो एक दिन के लिए कितना चाहिए, 56/7। तो उसके लिए हमें 61 डेज के लिए कितना चावल चाहिए, तो 61 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7×56 हो गया। 8 गुना 61 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, ठीक है ना, 488 आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर है। 488 किलो आपको चावल चाहिए 61 दिन के लिए, मतलब अप्रैल और मई महीने के टोटल के लिए आपको 488 किलोग्राम राइस चाहिए, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ विशाल सेज शी इज द सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए विशाल ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की बहन है। तो बताइए तस्वीर वाली महिला विशाल से कैसे संबंधित है। बिल्कुल इजी है, देखो विशाल जो है पॉइंट आउट करे किसको, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, विशाल सेज शी इज द सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर ओनली सन। शी यानी कि वो जिसको वो पॉइंट आउट कर रहा है, वो, एक सेकेंड, शी के लिए हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है। शी, वो जो लेडी है जिसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, शी इज़ द सिस्टर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। मेरे ग्रैंडफादर के, मेरे यानी कि ये विशाल हो गया, मेरे ग्रैंडफादर, ये उसके फादर हो गए, और नेक्स्ट क्या हो गया, उसके ग्रैंडफादर हो गए। मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन, ये हो गया ओनली सन। उनकी क्या है, सिस्टर है, यानी कि ये क्या आएगी, यहाँ पर आ गई, यहाँ पर सिस्टर है तो यहाँ आ गई, ठीक है, इसको हटा दिया यहाँ से। तो अब देखो ये विशाल के फादर है, ये विशाल के ग्रैंडफादर है, और ये विशाल के फादर की सिस्टर है, ठीक है, ये जो वुमेन है सिस्टर है।
अब इन्होंने पूछा है कि हाउ द वुमेन इन द फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू विशाल। अब ये जो है विशाल के फादर की सिस्टर, विशाल की क्या लगी, विशाल की तो बुआ ही लगी ना। यानी कि अगर हम इंग्लिश में बात करें, मैटरनल अंट होती है मासी और पैटर्नल अंट बुआ क्या होती है, पैटर्नल अंट। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सेकंड क्लियर, सेकंड राइट हो जाएगा। ओके क्लियर है। आगे है हरियाणा जीके के क्वेश्चन, बिल्कुल इजी है, फटाफट से पूरा करो इनको। तिलियार झील कहाँ अवस्थित है। तिलियार झील आपको पता है कि रोहतक में स्थित है। ठीक है, तिलियार झील हमारी रोहतक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है। तो आपको पता है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है हरिगंधा। हरिगंधा जो है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ बनाया गया है। तो तिरुपति बालाजी मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। ओके, कुरुक्षेत्र में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नाहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो नाहर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो रेवाड़ी में स्थित है। नाहर वन्यजीव अभयारण्य जो है रेवाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साहिबी नदी कहाँ से नहीं बहती। ये ध्यान रखना, ये नहीं पूछा कि कहाँ से बहती है, कहाँ से नहीं बहती। तो रेवाड़ी से वो बहती है, गुरुग्राम से वो बहती है, झज्जर से वो बहती है, लेकिन रोहतक से साहिबी नदी नहीं बहती। ओके। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो राव बीरेंद्र सिंह थे। राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो कंवरपाल थे। ओके, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कंवरपाल थे। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क वर्ष 1991 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में क्रमोन्नत किया गया था। यह अपने प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, तो दोनों ऑप्शन ठीक ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है कि ए और बी दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैच करना इसके अंदर हमें। तो शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, थानेसर में है, इसका तो यही हो गया। गुजरी महल हिसार में है। उसके बाद बोला गया है इब्राहिम लोदी का मकबरा वो पानीपत में ही है। शीश महल हमारा फरुखनगर में है। ये आपको सभी अलग अलग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। शेख चिल्ली का मकबरा याद रखना थानेसर के अंदर है। गुजरी महल हिसार में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। शीश महल फरुखनगर में है। तो हमारे राइट 1 ए का हो गया फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ। ये कहाँ पर है, इस ऑप्शन में, फोर्थ में, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा, इसका राइट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की वीडियो का, हरियाणा जीके का। प्रसिद्ध गजल गायिका जोराबाई संबंधित थी। जो प्रसिद्ध गजल गायिका जोराबाई थी ये कहाँ से संबंधित थी। तो ये प्रसिद्ध गजल गायिका जोराबाई जो है अंबाला से संबंधित थी। ओके, तो गाइज आज हमने कवर कर लिए हैं रीजनिंग के, मैथ के और हरियाणा जीके के 30 क्वेश्चंस कवर कर लिए हमने 2019 पीआरटी के। नेक्स्ट वीडियो में हम टीजीटी और पीजीटी के भी कवर करेंगे। तो इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।